So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. इलेक्ट्रॉनिक फैमिली। आपको आज की इस वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख के पता लग रहा होगा कि आज हमने किसके रिलेटेड बात करनी है और आज हम किसके रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो वो टॉपिक है रेपोजिटरी पैटर्न। रेपोजिटरी पैटर्न की तरफ जाने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो जिसके अंदर हमने एडीओ वर्सेस ईएफ कोर के रिलेटेड वीडियो देखी थी। अगर तो किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाने वो देखें। उसमें मैंने एक्सप्लेन डिफरेंस आपको बताया उस वीडियो के अंदर। मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। बाकी आज की इस वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे रेपोजिटरी पैटर्न ASP.NET कोर्स के अंदर। सो पहली चीज, रेपोजिटरी पैटर्न क्या होता है, हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि रेपोजिटरी पैटर्न को यूज करते हम क्या क्या चीजें अचीव करते हैं, ये पैटर्न क्या है, ये डिजाइन क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। The repository pattern is a design pattern used to create an abstraction layer between the data access logic and business logic in an application. अब आप लोग जैसे जानते हैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा डाटा एक्सेस लेयर के बारे में रिलेटेड, उसके बारे में आपको बताया था, और बिजनेस लॉजिक लेयर्स के बारे में भी आपके साथ में डिस्कस किया था। तो जो रेपोजिटरी पैटर्न है वो इन दोनों लेयर्स को आपस में एक क्रिएट करता है डिजाइन को, कि ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह लिंक रहें, किस तरह एक दूसरे के साथ रेफरेंस रहें। कि आपकी जो बिजनेस लॉजिक लेयर है, जहाँ जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट होता है, जिसमें आपकी एप्लीकेशन रन कर रही होती है, सारे आपके मेथड्स वगैरह एक्सेट्रा सब कुछ इसमें बड़ा होता है। तो उस बिजनेस लेयर का आपकी डाटा एक्सेस लॉजिक लेयर, जो कि आपकी डेटाबेस साइड होती है, जो जब आपने अपनी कोर साइड से मतलब एप्लीकेशन से एक्सेस करना है, तो वो आप लेयर्स टू लेयर्स अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो ये तरीका होता है। लेकिन इन दोनों को आपस में एक डिजाइन पैटर्न के थ्रू जो हम लिंकिंग करते हैं, उस चीज को कहते हैं रेपोजिटरी पैटर्न। This pattern allows developers to separate concerns and isolate the data access code, making the overall system easier to maintain and test. अब इस चीज का क्या मकसद है, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि जिस तरह भी आपने मतलब हिस्सों को डिवाइड कर दिया ना, कि बिजनेस लेयर आपने अलग कर ली, डेटा एक्सेस लेयर आपने अलग कर ली, तो जो डेवलपर है वो इन लेयर्स को सेपरेट करके इजियर वेज में काम को लेके जाता है कि उसकी मेंटेनेबिलिटी भी अच्छी हो जाए, और जो उसकी टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उसकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो काफी हद तक फर्क पड़ जाता है। अब आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर रहते, अगर आप इस चीज को देखते हैं कि आपकी सिर्फ बिजनेस लॉजिक ले रही है, मतलब एक ही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन रन कर रही है, आप उसी में ही डेटाबेस की सारी चीजें रखें, या जो भी आपकी कोई रेपो पैटर्न आप यूज नहीं कर रहे, तो वो एक चीजों को हम ये नहीं कह सकते कि ये सिक्योर्ड है किसी भी लिहाज से। तो हम इनको लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं कि ताकि हमारी चीजें एक मेंटेनेबल चीजों के लिहाज से चले। अगर कोई एक चीज है, उसने किसी मेथड को कॉल करनी है, वो रेपोजिटरी के थ्रू हम उससे काम लेना चाह रहे हैं, तो वो पहले उसके इंटरफेस को हिट करे, इंटरफेस से डाटा लेके आएगा तो वो सर्विस को हिट करे, उस सर्विस से डाटा लेके फिर दोबारा कंट्रोलर साइड पे जाए, किस तरह। ये मतलब कि इस तरह आप पूरी लेयर्स में एक सारी चीजों को डिवाइड कर देते हैं, जो कि आपकी मेंटेनेबिलिटी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो कि हमारे पास आ जाता है, वाई यूज द रेपोजिटरी पैटर्न। अभी मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई डिटेल में कि किस तरह ये हमारी चीजों को आसान बनाता है। अगर हम टेस्टेबिलिटी के लिहाज से देखें तो उन चीज़ों में भी हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है चीज़ें अलग अलग से। हम इसके अंदर रेपोजिटरी का मतलब जो यूनिट टेस्ट आपने चीज़ सुनी होगी, हम वो भी कर सकते हैं। मतलब एक बिजनेस लॉजिक लेयर है, उसको अलग करके डाटाबेस से हम किस तरह अपनी यूनिट टेस्टिंग को आसान कर सकते हैं और एफिशिएंट कर सकते हैं, रेपो पैटर्न को यूज करते हुए। फिर एब्स्ट्रैक्शन आती है इसमें,
एब्स्ट्रैक्शन हमारे कोड को ना हम ज़रूरत नहीं होती कि कोई भी एक स्पेसिफिक डाटा सोर्स जिसे हमने डाटा एक्सेस लेना है। तो जो हम रेपोजिटरी अगर यूज़ करते हैं ना तो कोड को उससे उसके रिलेटेड उसको कोई कंसर्न नहीं रहता कि उसको वो पता हो कि ये डाटा एक्सेस कौन सी है। ये हमारी एप्लीकेशन जो भी हमारी एप्लीकेशन होती है मतलब कि बिजनेस लॉजिक लेयर जो होती है उसको इंटरेक्ट कराता है रेपो के थ्रू कि हमने किस तरह अपना कोई क्रेडिट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो वो रेपोजिटरी पैटर्न ही हमारा मेन काम करवाता है। हमें उस टाइम पे उस मीन टाइम पे हमारी एप्लीकेशन को नहीं पता होता कि इसका डाटा सोर्स कौन सा होगा या कौन सा नहीं है, उसको नहीं फर्क पड़ता। उसने बस अपना काम करना है, उसने कॉल भेजनी है। अब आगे हमारी किस तरह हमने उस एप्लीकेशन को से कोई क्रेडिट ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं तो वो खुद ब खुद ही वो जो हमने उसके रेफरेंसेस को या हम उससे मुताबिक जो भी काम ले रहे होंगे तो वो खुद ब खुद ही इसको लेके जाएगा वहां तक। फिर बात आ जाती है मेंटेनेबिलिटी की। तो इसमें जो चेंजेस होती है ना डाटा एक्सेस वाली साइड की वो हम लोकली इसको रेपो में ना डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें कोई मतलब ना कोड के अंदर चेंज ना करना पड़े। अब हमने कोई भी चीज़ देखी हो कि हम एक जेनेरिक चीज़ बना लेते हैं। मैं भी आगे आपको बताऊंगा ईएफ और डेपर के भी चीज़ों को लेके कि हमने किस तरह चीज़ों को ना हम डिवाइड कर देते हैं कि हमें एप्लीकेशन के कोड में कुछ चेंजेस ना करनी पड़े। तो उस लिहाज से हमारी मेंटेनेबिलिटी आसान हो जाती है कि हम सिर्फ अपनी डाटा एक्सेस लेयर के अंदर ही कुछ माइनर सी चीज़ें चेंज करें और हम काम हमारा चलता जाए। फिर ये सेपरेशन का कंसर्न आ जाता है कि किस तरह हम अपनी रेपोजिटरी के अंदर मेंटेन अपना कोड बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कोड लिख सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को बिजनेस लॉजिक को डाटा एक्सेस लॉजिक को अलग करके मतलब लेयर्स को दोनों को सेपरेट करके। फिर आ जाती है कंसिस्टेंसी। तो जो रेपोजिटरी पैटर्न है वो हमारे इस चीज़ में इंटरफेस को ऐड करता है डाटा एक्सेस के अंदर कि हम किस तरह कोई भी चीज़ वो डाटा सोर्स को भी एक्सेस करना है या डेटाबेस की कोई टेक्नोलॉजीज को हम अप्रोच करना चाह रहे हैं तो वो हम उसके अंदर ना यूनिफाइड कर देते हैं इंटरफेसेस को उन डाटा एक्सेस के लिए। मतलब कोई भी डाटा एक्सेस लेयर वाली साइड है तो उसके अंदर हमने किस तरह किसी भी इंटरफेस को एक अलग तरीके से चलाना है, ये वो चीज़ होती है। तो रेपोजिटरी पैटर्न हमारे यूज़ के लिए ऐसे बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हो तो बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ रहेगी। फिर इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है ईएफ कोड के अंदर रेपोजिटरी पैटर्न्स क्या होते हैं, हम इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं। व्हेन इम्प्लीमेंटिंग अ रेपोजिटरी फॉर ईएफ कोड यू जनरली इंटरेक्ट विद द डीबी कॉन्टेक्स्ट which represent in your database session। अब मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था कि जब हम ईयर फोर में यूज कर रहे होते हैं तो हमारा जो जनरली इंटरेक्शन होता है वो होता है डीबी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। मतलब आप नाम चेंज कर सकते हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन हम यूजुअली जो डेवलपर्स होते हैं हम इसी चीज को लेके आगे चलते हैं कि हमने किस तरह किसी भी चीज को एक आइडेंटिटी के तौर पे हमने किस तरह उसको डिफाइन किया होता है वो चीज। तो जो अगर हम रेपोजिटरी पैटर्न को ईएफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम डेली कॉन्टेक्स्ट जिस तरह मैंने इसमें साइड पे ये मेंशन किया एग्जांपल कि हमने वो प्राइवेटली रीड ओनली हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम हमने कह दिया कि ये अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट है। और अगर हम कोई डीबी सेट्स का यूज कर रहे हैं मतलब कि टेबल्स का तो हमने अंडरस्कोर डीबी सेट्स का यूज कर लिया इस तरह। फिर हम एक जेनेरिक रेपोजिटरी हम उसकी एक क्लास बना लेते हैं और इस क्लास को हम अपनी वो आई जेनेरिक रिपोजिटरी से इनहेरिट करवा के उसको कॉल कर सकते हैं। अब इस चीज़ को हमने अचीव करने के लिए ना छोटी छोटी चीज़ें बना लेते हैं, छोटे छोटे मेथड्स कह लें या छोटी छोटी फंक्शंस कह लें कि हमने किस तरह एक पब्लिक क्लास बनाई है आई न्यूमरेबल। अब इसमें हम एक टेबल को गेट कर रहे हैं। आई न्यूमरेबल जो होता है ना ये इसलिए हम यूज करते हैं कि हमने किसी भी टेबल की अगर हम फॉर एग्जांपल सिर्फ एक लिस्ट गेट करना चाह रहे हैं किसी भी टेबल के लिहाज से तो हम उसके लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो गेट ऑल है, अब हम इसके रिपोजिटरी के जो हम करप्ट ऑपरेशन कराते हैं अलग सेपरेट चीज़ों को करके तो उसके अंदर ना हम कुछ फंक्शंस बना लेते हैं कि हमने किस तरह कोई भी चीज़ रिट्रीव करनी है। तो इसके अंदर जैसे गेट ऑल है हमारे पास तो गेट ऑल ये इसमें हम रिट्रीव ऐसे करते हैं कि रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम आर गिवन टेबल। अब
ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमने ये डीबी सेट के लिए हम डीबी सेट और यहाँ पे टी यूज कर रहे हैं, मतलब कि हमने डीबी सेट कोई टेबल गेट करना है। तो इसके अंदर हम आई इन्यूमरेबल यूज कर रहे हैं, और टी से मुराद हमारा टेबल होगा। और गेट ऑल अगर हम उसमें लगा रहे हैं वेरिएबल जो कि हमने डिफाइन किया हुआ है कि कोई भी अंडरस्कोर डीबी सेट जो कि कोई टेबल हो सकता है, उसको हमने टू लिस्ट में गेट करना है। तो हम उसकी लिस्ट गेट करना चाह रहे हैं, उसकी रिकॉर्ड सारे गेट करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं अपनी चीजों में। मतलब बहुत सारा आप कंट्रोलर्स आप बना रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसमें एक जेनेरिक इस तरह के हम रेपो पैटर्न बना लेते हैं, ये कोड को यूज करते हैं, ताकि हम उसके अंदर रहते हुए एक ही दफा हम गेट ऑल का हमने फंक्शन बना लिया, और इसी को यूज करते हैं हम गेट ऑल करके ये डीबी सेट। अब डीबी सेट की जगह आपका टेबल का नाम हो सकता है, डॉट टू लिस्ट करें तो वो उसने सिर्फ इस फंक्शन को हिट करनी है और डाटा गेट करके ले आएगा। सेम इसी तरह गेट बाय आईडी, जिसके अंदर हम अपने पैरामीटर में इंटीजर टाइप आईडी पास कर देते हैं, तो वो एक यूनिक प्राइमरी, एक यूनिक जो भी हमारी रो का डाटा होगा अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइमरी की, तो वो उसके मुताबिक डाटा गेट करके ले आएगा। तो इसके लिए डीबी डॉट फाइंड इस चीज को हम यूज करते हैं। अब हमने इंसर्शन करवानी है, तो उसके लिए हम ऐड का काम यूज करते हैं, ऐड टी एंटिटी। अब ऐड टी एंटिटी क्या है? टी फॉर टेबल, और एंटिटी हम किस एंटिटी में ऐड करवाना चाह रहे हैं, जिसका पैरामीटर मतलब ऑब्जेक्ट क्या लें वो हो गया। तो फिर इसी तरह सेम अपडेट के लिए भी और डिलीट के लिए आपको पता है कि हमने किसी डेटाबेस की टेबल में से कोई रिकॉर्ड डिलीट करवाना है, तो वो उसमें से इसके अंदर जैसे एक फंक्शन बना हुआ है कि डिलीट है। अब उसके अंदर कोई एक आईडी आएगी आपके पास ना, इंटीजर टाइप, मतलब आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट करवाना चाह रहे हैं किसी भी टेबल से, तो आप आईडी भेज के उसको डिलीट करवाते हैं। ऐसे तो नहीं होता ना कि पूरा पूरा एक ऑब्जेक्ट भेज दिया तो वो कह दो कि भाई जान ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही उड़ा दो, ऐसे तो नहीं होता। आप इस चीज को कभी भी ऐसे हैंडल नहीं कर सकते, आपको कोई एक यूनिक अपनी आईडी भेजनी पड़ती है जिसके रिलेटेड आपने डाटा कोई डिलीट करवाना हो। तो उसके लिए फिर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एंटिटी का। अब उस एंटिटी में से आपने डीबी सेट में से चेक किया कि ये जो पैरामीटर में आईडी आ रही है, फॉर एग्जांपल वन आ रही है, तो वो वन के रिलेटेड जो अभी आपका टेबल हो उसको पिक करे, उस टेबल में से उस आईडी के रिलेटेड डाटा गेट करे, उस एक वेरिएबल जो उसका नाम हमने एंटिटी रखा है। तो फिर चेक कर ले कि इफ एंटिटी इज नॉट नल, अगर एंटिटी नल नहीं है तो उस टेबल में से डॉट रिमूव कर दे उस एंटिटी को। मतलब कि एक आपकी आईडी के बिहाफ पे आपने कोई रिकॉर्ड उठा लिया, उसको हमने एंटिटी में रखा और एंटिटी को आगे भेज दिया कि हाँ ये एंटिटी है, रिकॉर्ड नंबर वन है, इसके रिलेटेड ये रो में डाटा पड़ा है, तो इसको कर दो डिलीट। तो ये हम कुछ चीजें इस तरह की बना देते हैं जेनेरिकली जिनको हम रीयूज कर सकते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर रेपो पैटर्न को यूज करते हुए। तो इसके बाद अगली चीज आ जाती है हमारे पास डेपर की, कि हम रेपोजिटरी को यूज करते हैं। डेपर को हम के अंदर हम कैसे चीजों को अचीव कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं। अ डेपर रेपोजिटरी इज यूजुअली मोर फ्लेक्सिबल एंड अलाउ डायरेक्ट सीक्वल क्यूरिंग। जैसे हमने पहले अपनी वीडियोस में देखा होगा, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डेपर है वो डायरेक्ट सीक्वल की क्यूरीज को एग्जीक्यूट करती है। तो इसको हमें मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। डेपर डजंट manage entity relationship or track changes like EF core. The repository needs to handle raw SQL queries and map the result to the C# object. अब इस चीज का क्या मकसद है कि जब भी हम सिर्फ डेपर को यूज करते हैं, डायरेक्ट क्यूरीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या हमने डायरेक्ट रन करनी है, उसमें कोई वो चीज नहीं होगी, और जो भी इसके रिटर्न में चीज आएगी हम C# में किसी भी ऑब्जेक्ट में पास कर सकते हैं। अब सेम एज इट इज इसमें जैसे हमने गेट ऑल गेट बाय आईडी ईएफ में देखा था, इसमें भी इस तरह का होता है, लेकिन इसमें सिंटेक्स और चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। वो कैसे कि इसमें हम आईडीबी रेपोजिटरी यूज कर रहे हैं, सेम एज इट इज हमने इसमें आईडीबी कनेक्शन जो हम यूज करते हैं इसको डेपर को यूज करने के लिए आईडीबी कनेक्शंस को, तो फिर हमने उसको एक अंडरस्कोर डीबी कनेक्शन का नाम दे दिया। अब हम अंडरस्कोर डीबी कनेक्शन को ही यूज करके सारी चीजों को अचीव करेंगे अपने डेपर रेपोजिटरी में। और फिर सेम वही चीज एन्यूमरेबल की है हमारे पास टेबल, और हम गेट ऑल करेंगे उस क्यूरी को यूज करते हुए कि हम कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करवा रहे हैं उस डीबी कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड। तो वो सिर्फ एक ही, मतलब कोई भी टेबल है उसमें से उसके रिलेटेड जो क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है वो सारे के सारे रिटर्न में दे आए चीजें। और फिर इसी तरह हमने कोई चीज को
गेट करना है या डिलीट करना है, तो हम उसके आईडी के रिलेटेड उन चीज़ों को भेज सकते हैं। इसमें कीवर्ड दोनों हम सेम करते हैं, लेकिन जो इसमें दूसरे कीवर्ड यूज होते हैं, जैसे उसके अंदर था ये फाइंड का, ऐड का, अपडेट का या रिमूव का, तो इसके अंदर वो थोड़ी सी हमारे कीवर्ड चेंज हो जाते हैं, जिसमें हम डॉट क्यूरी यूज करते हैं गेट ऑल करने के लिए, और क्यूरी सिंगल यूज करते हैं किसी एक यूनिक आईडी के बिहाफ पे कोई डाटा गेट करना हो या भेजना हो उसके रिलेटेड। तो ये चीज़ें हम यूज करते हैं। इसी तरह इंसर्ट अपडेट कराना हो या डिलीट करवाना हो, तो उनके अंदर हम डॉट एग्जीक्यूट का यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो का मेन मोटिव आपको ये बताना था कि रेपोजिटरी पैटर्न दरअसल होते क्या हैं, और उनको यूज करके हमने ये भी चीज देखी कि ईएफ और डेपर को हम कैसे उसमें ये चीजें यूज कर सकते हैं। मेन मोटिव तो हमारा रेपोजिटरी पैटर्न को यूज करने का ये होता है कि इसमें बहुत ज्यादा क्लीननेस आ जाती है, लेयर्स में चीजें डिवाइड हो जाती हैं, और जो भी हमने अगर हमारी डीबी साइड में कोई काम करना है, तो वो अपने डाटा एक्सेस लेयर में करें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन बिजनेस लॉजिक लेयर। तो हमने इन चीज़ों को हम डिवाइड कर देते हैं ताकि इसका इफेक्ट दूसरे पे ना जाए। और इसके अलावा वो सबसे ज़रूरी चीज़ के मेंटेनेबिलिटी आ जाती है, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं और आसान हो जाती हैं, और किसी के भी हाथ के अंदर मतलब कह सकते हैं ना कि मतलब कोई इश्यूज उस लिहाज से नहीं आ सकते सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो आज की इस वीडियो को के अंदर हमने सारी चीज़ों को डिफाइन किया कि किस तरह आप रेपोजिटरी पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो भी इसके रिलेटेड ही बनाऊंगा, जिसमें हम यूनिट ऑफ वर्क अप्रोच के बारे में भी देखेंगे। तो आज की आपको इस वीडियो के बारे में अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर मेंशन करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको उस चीज़ का रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.